इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने पाठ का सारांश देखा था और गद्यांश नंबर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग गद्यांश नंबर 2 से अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। उन्नति यानी कि प्रगति, और घुड़दौड़ का मतलब है रेस हो रही है ना। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि यह समय ऐसा है कि मानो घुड़दौड़ हो रही हो। किसकी घुड़दौड़ हो रही हो? उन्नति की घुड़दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की आदि सब सरपट दौड़े जाते हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से दौड़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से अपनी प्रगति कर रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। आप सभी ने कबड्डी का मैच खेला होगा या देखा होगा। उसमें बीच में एक पाला रहता है और सब चाहते हैं कि पाला छू लें। तो उसी तरह से ये सब भी चाह रहे हैं कि भैया पाला जो है सबसे पहले हम ही चूम लें। अंतरिक्ष में जाना हुआ सबसे पहले हम ही जाएं, मंगल पर जाना हुआ सबसे पहले हम ही जाएं। तो इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि पाला सबसे पहले हम ही छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी, ये जो काठियावाड़ी शब्द आया है बच्चा, ये गुजरात का एक क्षेत्र है। काठियावाड़ गुजरात का क्षेत्र, ये जो काठियावाड़ है यह गुजरात का एक क्षेत्र है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिए जाएं, और हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को पढ़ रहे हैं तो अक्षर बाई अक्षर सारी चीजों को देखना पड़ेगा। हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। टाप से मिट्टी खोदने का मतलब यहाँ पर हुआ कि भारतेंदु जी व्यंग कर रहे हैं। कभी कभी आप सभी ने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, वे पैरों की उंगलियों से मिट्टी खोदते हैं। अपने पैरों के तालू जो होती है और ये एड़ी जो होती है इससे मिट्टी खोदते हैं। तो वही भारतेंदु जी यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि बच्चा नाखून से तुम मिट्टी ही खोद रहे हो। तो कह रहे हैं हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, व्यंग कर रहे हैं कि तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग भी प्रगति करो, क्यों टाप से मिट्टी खोदने पर लगे हुए हो, व्यंग कर रहे हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यहां टट्टुओं का मतलब है छोटे कद काठी का घोड़ा। छोटे कद काठी का घोड़ा, यानी कि नाटा बौना घोड़ा। और यहाँ पर जापानी शब्द आया है तो यहाँ पर हम कहेंगे जापानी छोटे कद काठी का घोड़ा। तो जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। लाज का मतलब होता है शर्म नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि। कोटि का मतलब होता है करोड़। कोटि का मतलब होता है प्रकार, और कोटि का मतलब होता है श्रेणी। लेकिन आपके निबंध में जो कोटि शब्द आया है उसका मतलब करोड़ और प्रकार से है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा, यानी कि इस उन्नति की घुड़दौड़ में जो भी पीछे रह जाएगा फिर भैया वह लाखों प्रकार के उपाय करेगा तब भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे उन पर ईश्वर का ही कोप कहना चाहिए। कमबख्ती यानी कि नालायकी। नालायकी, नालायकी नहीं लिखना चाहिए, है ना।
नालायकी, बेवकूफी, है ना। तो कमबख्ती का मतलब होता है नालायकी, बेवकूफी इत्यादि शब्द हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी चीजों को समझा इस प्रकार से। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन के रूप में, वर्तमान समय में सभी देश किस ओर अग्रसर है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको कहना है वर्तमान में चारों ओर सभी देश उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। किसके लिए? उन्नति के लिए। अगर आप चाहो तो इसमें एक आध दो लाइन और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। पंक्ति में लाज शब्द किसके लिए आया है? तो भैया लाज शब्द आया है भारतीयों के लिए। किसके लिए आया है? भारतीयों के लिए आया है। क्योंकि भारतेंदु जी क्या करते हैं? व्यंग करते हैं और कहते हैं इनको लज्जा भी नहीं आ रही है। यहाँ फ्रांसीसी अंग्रेज सब प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घुड़दौड़ में आगे निकल जा रहे हैं और ये भारतीय टाप से मिट्टी खोद रहे हैं। और अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो टाप से मिट्टी ही खोदते रहोगे, तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो लाज शब्द का मतलब है बच्चा लज्जा, शर्म। और ये किसके लिए आया है शब्द? भारतवासियों के लिए आया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और व्याख्या मैंने आपको पहले दिन पूरा का पूरा पढ़ाया था, उसमें बताया। अभी पीछे मैंने सारी चीजों के बारे में बताया, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक बार आप पढ़िए, मजा आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि रेखांकित अंश क्या होता है। ये यहां से लेकर यहां तक, कहाँ गया बच्चा? ओ रेखांकित अंश मिल जा। यहां से लेकर ये पूरा का पूरा यहां तक, ये है आपका रेखांकित अंश। इतने का व्याख्या मांगा जा रहा है। तो यहां पर कहा जा रहा है यह ऐसा समय है कि विकास की दौड़ में यदि कोई देश एक बार पिछड़ जाएगा तो फिर चाहे कितने भी उपाय किए जाएं वह आगे नहीं बढ़ सकता है। यही चीजें मैंने आपको पीछे बताया था, कईयों बार बताया था। इसीलिए अन्य देशों की तरह भारतवासियों की भी प्रगति के पथ पर, यानी कि भारतवासियों को भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना होगा। लेखक के अनुसार ऐसा लग रहा है कि मानो लूट का माल बिखरा पड़ा हो और हमने आंखों पर पट्टी बांध रखी हो। जिस प्रकार आंख पर पट्टी बांधने वाला लूट के माल को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार भारतवर्ष के लोग आलस्य अथवा अज्ञान के वश में उन्नति के सुलभ साधनों का ना तो उपयोग कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें उपलब्ध कर पा रहे हैं। यानी कि ये अज्ञानता वगैरह की पट्टी बांध लिए हुए हैं, मूर्खता की इन्होंने सारी हदों को पार कर दिया है। इसीलिए इस घुड़दौड़ में ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन सब चीजों को अगर ये त्याग देंगे तो ये शायद यकीनन आगे बढ़ जाएंगे। और अभी तक हमारे देश का युवा इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि सुधार हो रहा है। तो बच्चा पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कोटि तथा कमबख्ती का शब्दार्थ क्या है। तो कोटि का अर्थ मैंने आपको बताया, कोटि का अर्थ होता है प्रकार या करोड़। कमबख्ती का मतलब होता है भाग्यहीनता, दुर्भाग्य या बदकिस्मती। ये हो गया। खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से भारतेंदु जी व्यंग करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह रहे तो तुम्हारी उन्नति प्रगति नहीं होगी, आप चाहे जितना भी उपाय करो। तो वही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, पंक्ति का आशय यह है कि आज आधुनिक युग में जब हमें सुख सुविधा के सभी साधन
सरलता से उपलब्ध हैं, ऐसे समय में भी यदि भारतवासी नितांत मूर्ख अज्ञानी बने रहकर मिट्टी ही खोदते रहेंगे तो वे भविष्य में कभी भी अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकेंगे, यानी कि अपनी प्रगति को नहीं कर पाएंगे, अपना खुद ही स्वयं ही विनाश करेंगे। तो इसलिए उन्हें मूर्खता को त्यागना होगा, अज्ञान से उबरना होगा, शिक्षित बनना होगा, तब जाके इनका विकास होगा। तो समझ में आ गई बात? आ गई ना समझ में? आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हमारे सामने आ गया है तीसरा गद्यांश। कौन सा गद्यांश? तीसरा। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र, दरिद्र का मतलब होता है निर्धन या गरीब। कुटुंबी का मतलब होता है एक ही परिवार के सभी लोग, एक ही परिवार के सभी लोग, सभी लोग। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। क्या लिखा है यहाँ पर? मर्दमशुमारी। ये जो मर्दमशुमारी है इसका मतलब होता है जनसंख्या। मर्दमशुमारी का मतलब होता है जनसंख्या। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। यह भी आपसे पूछा जाता है, जब तक भैया आपकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी तब तक रुपया नहीं बढ़ेगा, और रुपया नहीं बढ़ेगा तो आपकी बुद्धि भी नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? भाई आपके पास पैसा नहीं होगा और आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो बताओ आपकी बुद्धि बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप स्कूल जा ही नहीं रहे हो, बुद्धि नहीं बढ़ेगी। जैसे अपने नेताओं वगैरह को आप सभी ने देखा ही होगा, कुछ भी बोल देते हैं, कोई मतलब नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर कहा गया है, ये बात ध्यान में रखे रहिएगा, पूछा जाता है। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो। राजों और महाराजों के भरोसे आपको नहीं बैठना है। ये लोग आपका कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ये अपने ही भोग विलास में लगे हुए हैं। इनसे किसी को कोई भी लेना देना नहीं है, जनता से कोई भी मतलब नहीं है। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ेगा। ऐसा भी मत सोचिए कि पंडित जी आएंगे, कथा सुनाएंगे और उस कथा से देश का उद्धार हो जाएगा या देश का भला हो जाएगा। ऐसा भी आप मत सोचिए। तुम आप कमर कसो, यानी कि अपने आप ही तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, गांव, देश, समाज वगैरह की उन्नति करो। इसलिए तुम खुद उठो, अपनी कमर कसो, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आलस छोड़ो। और भारतेंदु जी ने सबसे बड़ा दुश्मन, भारतीयों का सबसे बड़ा दुश्मन, प्रगति के मार्ग का सबसे बड़ा बाधा आलस्य को बताया है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बच्चा आलस्य को त्याग दो, आलस्य को छोड़ दो, और जैसे ही आप आलस्य को त्यागोगे वैसे आपकी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा। कब तक अपने को जंगली हुस मूर्ख बोधे डरपोक ने पुकरवाओगे? कब तक समाज के ताने सहते रहोगे? कब तक अपने ही परिवार के नजर में गिरते रहोगे? कब तक अपने आप को कायर मूर्ख कहलवाते रहोगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, फिर कब राम जनकपुर हैं। यानी कि अगर एक बार तुम पीछे छूट गए तो दोबारा आप सोचते रह जाओगे कि हे प्रभु
आप दोबारा जनकपुर में कब आओगे, और ऐसा संभव नहीं है। आपकी पीछे पड़े फिर रसातल में ही पहुंचोगे, यानी कि अगर आप आपकी पीछे रह गए तो आपका पतन निश्चित है। यहां पर हमारे पास रेखांकित अंश जो है यहां से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है बच्चा, यहां तक। ये यहां से लेकर यहां तक हमें रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर देखना है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि भारतीयों को आलस्य त्याग कर कर्मशील बनना होगा और साथ ही देश, व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए आर्थिक और बौद्धिक विकास करना होगा। पैसे की भी व्यवस्था करना पड़ेगा और ज्ञान विज्ञान की भी व्यवस्था करना पड़ेगा। शिक्षित होना पड़ेगा, आलस्य को त्यागना पड़ेगा, मजबूत बनना होगा, जुझारू बनना होगा, ईमानदार बनना होगा, तब जाके देश का कल्याण होगा। आगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।